प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व का राज क्या है? आखिर वो क्या चीज है जिसने उन्हें 56 इंच के सीने वाले असाधारण नेता में तब्दील कर दिया? क्या वो 2014 और उसके बाद 2019 में मिला भारी भरकम जनादेश है जो उन्हें नेहरू और इंदिरा के बरक्स खड़ा करता है? शायद नहीं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से लेकर लार्जर देन लाइफ वाली छवि गढ़ने वाला सबसे बड़ा कारक है सोशल मीडिया, जिसके हर प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। लेकिन क्या अब उनकी यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती जा रही है? जिस प्लेटफॉर्म ने उन्हें ऐसे मानकों में फिट किया था, अब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उन्हीं मानकों में उन्हें फिर से तौला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सबसे बड़ी ताकत की जो अब शायद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है और अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। तभी तो सरकार का सोशल मीडिया और खास तौर से ट्विटर से विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नौबत ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी तक किया गई है। किसी की छवि को गढ़ना हो या किसी की छवि को तोड़ना हो, उसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और इस बात की पहली बार तस्दीक हुई थी साल 2008 में, जब सोशल मीडिया ने अमेरिका में बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना दिया था। एक ऐसी छवि गढ़ी गई जिसने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक अश्वेत को राष्ट्रपति बना दिया। और राष्ट्रपति पद से हटने के करीब 5 साल बाद भी वो सोशल मीडिया और खास तौर से ट्विटर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। 129 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर वाला शख्स, इतने फॉलोअर जितने खुद ट्विटर के भी नहीं हैं। अगर ट्विटर की इस लोकप्रियता को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ट्रांसलेट करें तो यह तमगा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। उन्होंने और उनकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए एक छवि गढ़ी है जिसने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके आसपास भी कोई नहीं टिकता। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या फिर क्रिकेट विराट कोहली, सब बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ट्विटर पर मौजूद फौज अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो जब चाहे कोई नई छवि गढ़ दे और जब चाहे तो बनी बनाई छवि को ध्वस्त कर दे। इसके लिए ब्लूटिक वालों के रोल पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन ये वक्त कोरोना का है और कोरोना की इस दूसरी लहर में छवियों को ध्वस्त होता देखा जा रहा है और ये काम भी ट्विटर पर बखूबी हो रहा है। 28 अप्रैल 2021 को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर को याद करिए। स्क्रीन पर दिख रही होगी, पीएम मोदी की बनी बनाई छवि को ध्वस्त करती एक खबर, जिसे आपने शायद ही वॉशिंगटन पोस्ट में जाकर उसकी वेबसाइट पर पढ़ा होगा। आपको यह खबर दिखी होगी या तो ट्विटर पर या तो फेसबुक पर या ऐसा ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां नरेंद्र मोदी की छवि को गढ़ा गया था। और भी खबरें हैं, और भी खबरों के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये सब प्रधानमंत्री की आलोचना करती हुई खबरें हैं, लेकिन आपने इनको इनकी वेबसाइट पर जाकर या इनके अखबारों के ई पेपर में शायद ही पढ़ा हो। इन सब का जिक्र आपकी आंखों के सामने वाया फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम से हुआ होगा। इससे सवाल अपनी जगह पर फिर से आ जाता है कि क्या वाकई पीएम मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, आपकी चोट वहीं पर हुई है और वहां वो कमजोर होते दिखने लगे हैं? जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि गढ़ी, अब वहीं पर उस छवि को ध्वस्त किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आई जागरूकता, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कांग्रेस के खिलाफ उपजा गुस्सा और 2G और कोलगेट कांड से उपजे असंतोष ने देश के सामने दूसरा लेकिन पहले से बना बनाया विकल्प पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक विकल्प तो सबके सामने था ही, लेकिन इस पार्टी का चेहरा कौन होगा, उसे स्थापित किया सोशल मीडिया ने। भले ही कहें कि जून 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी, लेकिन सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के नाम की मुहर गोवा कार्यकारिणी से पहले, बहुत पहले लग गई थी। कार्यकारिणी में नाम की घोषणा तो सिर्फ एक औपचारिकता थी पार्टी और उसके नेताओं के लिए। उस वक्त ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों और खास तौर से बीजेपी को सोशल मीडिया की ताकत का बखूबी अंदाजा लग गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, लोकसभा का चुनाव जीते, तो उन्होंने ट्वीट किया कि भारत जीत गया है।
उसके बाद से अपनी छवि को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, इसे बताने की जरूरत शायद ही हो। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उनकी खुद की वेबसाइट और उनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, जहां उनकी छवि को गढ़ने की अनवरत कोशिश जारी है। लेकिन साल 2020 के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान इस छवि का टूटना शुरू हो गया और जैसे ही इस छवि का टूटना शुरू हुआ, सत्ताधीशों का सोशल मीडिया से पंगा भी शुरू हो गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया, फिर स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया और उसके बाद शुरू हो गया टूल किट प्रकरण, जिसमें कहा गया कि भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। भारत में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान भारत सरकार की ओर से ट्विटर को यह कहा गया था कि वो करीब 1000 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड कर दे क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। फौरी तौर पर ट्विटर ने अकाउंट विदहेल्ड भी किए, लेकिन जांच के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया, कुछ ही अकाउंट को ब्लॉक किया गया। इससे भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर दोहरे मापदंड अपना रहा है, तो ट्विटर की ओर से कहा गया कि वो लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज बनता रहेगा। लेकिन फिर 25 फरवरी को सरकार की ओर से नए आईटी एक्ट को लागू कर दिया गया, जो सोशल मीडिया के लिए बनाए गए थे। सख्त प्रावधान किए गए और कोशिश की गई कि सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी मॉनिटरिंग सरकार की ही रहे। इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। If you seek to remove the or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है, वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. इससे सवाल खड़े किए जाने लगे कि क्या प्रधानमंत्री और उनका पूरा अमला सोशल मीडिया पर कमजोर होने लगा है, और यह इस बात का इशारा है कि पीएम मोदी की छवि अब पहले जैसी नहीं रह गई है। अभी यह प्रकरण पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। एक दिन में 3 लाख 4 लाख नए मरीज सामने आने लगे। एक दिन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4000 को भी पार करने लगा और इसने बनी बनाई छवि को एक बार फिर से ध्वस्त करना शुरू कर दिया। लार्जर देन लाइफ वाली गढ़ी गई छवि की परतें प्याज के छिलके की तरह एक एक करके उतरने लगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर खबरें छपने लगी कि कोरोना से हो रही मौतों के लिए देश का सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन विदेशी मीडिया ने बिटवीन द लाइंस कुछ भी नहीं रखा। सीधे लिखा कि कोरोना के ऐसे दुष्प्रभाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनका दंभ जिम्मेदार है। अलग अलग देश की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भाषाई अंतर हो सकता है, लेकिन उनके कहने का तरीका लगभग एक जैसा था। इसने फिर से उन चिंताओं को जन्म दे दिया कि क्या प्रधानमंत्री की छवि अब कमजोर पड़ रही है। विदेश मंत्रालय ने अपने एम्बेसडर्स के जरिए ऐसी रिपोर्ट्स को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कई बार नाकामी ही हाथ लगी। वहीं विदेश में छपी तीखी और सख्त रिपोर्ट्स वाया सोशल मीडिया लगातार भारत के लाखों लोगों तक पहुंचती रही और अब भी पहुंच रही है। ये सब उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुआ जहां करीब 8 साल से प्रधानमंत्री की छवि गढ़ी जा रही थी। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर के लिए त्राहिमाम करती लोगों की तस्वीरों ने छवि को डेंट करना शुरू कर दिया। रही सही कसर श्मशान में जलती चिताओं और कब्रिस्तान में खुदती कब्रों ने पूरी कर दी। जो कुछ और बचा था उसे गंगा में उतराते और बालू के नीचे दबे शवों ने पूरा कर दिया, जिसे सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। इस बीच 2 एजेंसियों ने अपने एक सर्वे में पाया कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। सर्वे करने वाली एक एजेंसी थी मॉर्निंग कंसल्ट, जो 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की रेटिंग पर नजर रखने का दावा करती है। उसने कहा कि 1 महीने के अंदर ही पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 73 से घटकर 63% पर आ चुकी है।
वहीं भारत में और मैक्स मीडिया की ओर से यह दावा किया गया कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% से भी कम हो गई है और अब वो महज 48% है। इन सर्वे रिपोर्ट्स का इशारा समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। अंदर खाने से ही आवाज उठने लगी कि प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पर दर्ज उपस्थिति अब कमजोर हो रही है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि टूटती छवि को बचाने के लिए पूरी फौज उतारनी पड़ी। इस फौज ने पैरोडी वेबसाइट्स के जरिए लेख लिखवाकर साख बचाने की एक लचीली कवायद की, लेकिन सोशल मीडिया पर भी उसकी पोल पट्टी तुरंत ही खुल गई। फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया। 18 मई को फिर से सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया, ट्विटर का सहारा लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से एक टूल किट ट्वीट किया गया। दावा किया गया कि इस टूल किट को कांग्रेस ने तैयार किया है और इस टूल किट के जरिए कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। संबित पात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर और प्रहलाद जोशी ने भी उस टूल किट को ट्वीट किया और उनकी अलग अलग लाइनें कोट करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। बीजेपी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का भी ट्वीट दिख गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या भी पीछे नहीं रहे और कांग्रेस पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह टूल किट उसका तैयार किया नहीं है। कांग्रेस की ओर से ट्विटर को लेटर भी लिखा गया और कहा गया कि ऐसे अकाउंट्स को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने ये टूल किट ट्वीट किए हैं। ट्विटर ने एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं किया, लेकिन उसने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के लिए अखबारों में कॉलम लिखने वाली शेफाली वैद्य के उस ट्वीट पर मैनिपुलेटिंग मीडिया का टैग लगा दिया। इससे सरकार ट्विटर पर फिर से नाराज हो गई, नोटिस भेज दिया। कहा कि जब भारत की जांच एजेंसियां उस टूल किट की सत्यता की जांच कर रही हैं, तो ट्विटर फैसला कैसे सुना सकता है, जबकि यही ट्विटर है जिसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटिंग मीडिया भी बताया था और बाद में तो उनके अकाउंट को परमानेंट सस्पेंड कर दिया था। तब भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ही थे, लेकिन भारत में ट्विटर को नोटिस भेजा गया। यह नोटिस दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से भेजा गया था। ट्विटर ने कह दिया कि हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। ट्विटर इंडिया ने न तो बीजेपी नेताओं के ट्वीट से मैनिपुलेटिंग मीडिया वाला वो टैग हटाया और न ही नोटिस का ठीक ठाक जवाब दिया। फिर 24 मई की रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के दिल्ली स्थित लाडो सराय और गुरुग्राम के दफ्तर पहुंच गई। स्पेशल सेल की ओर से कहा गया कि वो तो बस नोटिस की तामील करवाने आए हैं ताकि सही आदमी के पास नोटिस पहुंच जाए और हमें उसका जवाब मिल जाए। लेकिन अब विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए क्या कहते हैं रणदीप सुरजेवाला। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है। इंटरमीडिया रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं, तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी। और अब जब 6 कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई, तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। तो क्या अब अपनी टूटती छवि को बचाने के लिए केंद्र सरकार ट्विटर से भी दो हाथ करने को तैयार है? इसका जवाब तो फिलहाल हां में ही दिख रहा है। 25 फरवरी 2021 को बनाए गए नए सोशल मीडिया कानून तो यही कहते हैं कि अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार की बात नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। सुनिए क्या कहते हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। अब केंद्रीय सरकार इन सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर
फौजदारी मुकदमा दर्ज कर सकती है। उनके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हो सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है, न केवल भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत बल्कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहा तो वो अपनी कमर जरूर कस ले। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो जो अपनी स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी है वो उसको भी गवा देगा। जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने लार्जर देन लाइफ वाली छवि गढ़ी है, अगर उसी सोशल मीडिया पर यह छवि टूटेगी तो कुछ तो करना ही होगा। सरकार और उसके नुमाइंदे यही कर रहे हैं, कोशिश छवि बचाने की, कोशिश बनी हुई छवि को बनाए रखने की, और इसके लिए वो हर मुमकिन हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार छवि टूट जाती है और एक बार नकारात्मक धारणा बन जाती है तो भारतीय राजनीति में उस नेता का हश्र राहुल गांधी जैसा भी हो सकता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।